सुरमणुसिंधबन्दितं बोधघायिकं बलं पणमापि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्य कारतारम्। इस हाल में मंचासीन आदरणीय केशव देव, आदरणीय डॉक्टर मणिम जी और उनका संपूर्ण परिवार। आपने देखा होगा जब भगवान की प्रतिमा होती है तो उसमें परिकर होता है। भगवान का स्मरण कर लो, परिकर अपने आप आ जाता है। तो मैं यहाँ सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या बोलूं क्या याद करूं। समस्या ये है कि 50 साल वर्णी संस्थान के कैसे बीत गए, इस पर मुझे अपनी बात करनी है। 50 साल के इतिहास को क्या मैं प्रस्तुत करूं, क्या याद करूं और क्या भूलूं, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात है, जहां तक वर्णी संस्थान का प्रश्न है तो सन 1971 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले सन 1969 में जो वर्णी संस्थान का भवन नरिया पर बना हुआ है, उस भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। पंडित फूलचंद जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, जो वो न्यू खोदी गई थी उसमें नीचे खड़े हुए। डॉक्टर नेमिचंद जोशाचार्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे और ये तीनों विद्वान शिलाएं रख करके उसकी स्थापना कर रहे थे। हम लोग ऊपर खड़े हुए थे। मैं था, डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी और स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश चंद्र, हम तीनों कट्टी विद्यालय के। और पंडित जगन मोहन लाल जी ने जैसे हम लोगों को ऊपर खड़े हुए देखा, उन्होंने कहा खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इधर नीचे आओ, संस्थान बना करके हम लोग तो चले जाएंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा। और उन्होंने नीचे बुलाया और हम लोगों ने भी एक एक ईंट उसमें रखी और जाकर के इस प्रकार के उस भवन का शिलान्यास। सन 1971 में इसका उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें सेठानी नर्मदाबाई जी, जिन्होंने भवन का निर्माण किया है, और इसके साथ सवाई सहित धन कुमार जी, निर्मल कुमार जी सेठी आदि अनेक श्रेष्ठी और अनेक विद्वान वहाँ पर उपस्थित थे। काशी की तो पूरी विद्वान मंडली वहाँ थी, सभी को पता है, मैं उनका नाम ज़्यादा उल्लिखित नहीं करना चाहता। तो इसमें जो है ना सन 1971 और सन 1971 से लेकर के उसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने का संकल्प किया कार्यकारिणी के सदस्य। और बीच में कोरोना काल आ गया, 2 साल उसमें बीत गए, समय आगे बढ़ा। सन 1947 में जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, पूज्य वर्णी जी की प्रेरणा से एक ग्रंथमाला का शुरुआत की गई। विद्वानों ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उस ग्रंथमाला का नाम गणेश वर्णी जैन ग्रंथमाला रखा। और उस ग्रंथा के द्वारा जो ग्रंथों की, जैसे यहाँ पर अभी चर्चा की गई है, अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, लगभग 60 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। और जिसमें अभी चर्चा हो चुकी है मेरी जीवन गाथा, पहला भाग। दूसरा भाग, जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो प्रायः मैं लोगों से निवेदन करता हूं, चाहे परिवर्तन पर्व का समय हो, चाहे कोई दूसरा अवसर हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं, यदि आपको जैन धर्म का ज्ञान करना है, जैन धर्म पर श्रद्धा व्यक्त करना है, तो आप मेरी जीवन गाथा पढ़िए, एक ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ जिनेन्द्र वर्णी जी का है,
शांति पथ प्रदर्शक, उसकी चर्चा करते हैं। और तीसरा ग्रंथ है आचार्य शांति सागर का जो स्मृति, जो उनका जो ग्रंथ है चार चक्रवर्ती, उस ग्रंथ की चर्चा करते हैं। 3 ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैन सिद्धांत को स्वीकार करता हो ना करता हो, जैन धर्म पर श्रद्धा करता हो ना करता हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति मेरी जीवन गाथा को पढ़ लेगा, मैं पूरी ग्रंथ पढ़ने की कभी संस्तुति नहीं करता, मैं कहता ना पूरा ग्रंथ मत पढ़ना, मेरी जीवन गाथा पूरा मत पढ़ो, क्या करना, सिर्फ प्रारंभिक 20 पृष्ठ पढ़ना। बोले क्यों? मैंने कहा 20 पृष्ठ मेरी प्रेरणा से आप पढ़ेंगे और बाकी ग्रंथ आप स्वतः पढ़ जाएंगे, उसके लिए कहना नहीं पड़े। 20 पृष्ठों में इतनी सामग्री आपको मिल जाएगी कि आप पूरे ग्रंथ को पढ़े बिना रह नहीं सकते। तो ये मेरा उसके दावा। तो सबसे पहले इस वर्णी ग्रंथमाला से जो ग्रंथ निकला बहुत मेरी जीवन गाथा, अभी चर्चा हुई वर्णी वाणी के 5 भाग, एक प्रकार, एक संस्करण, 2 संस्करण, 3 संस्करण, 4 संस्करण नहीं, 5 संस्करण इन ग्रंथों के आज तक निकल चुके हैं। समय सार जो ग्रंथ है उनका वह आध्यात्मिक, उनकी जो परिपक्वता थी और उस ग्रंथ को उन्होंने जिस ढंग से टीका करके और प्रकाशित करवाया, बहुत बड़ी भारी बात है। दूसरा, एक अभी फूलचंद जी चर्चा कर रहे थे, पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य के द्वारा तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई टीका। मैं आपसे कहता हूं, यदि जैन सिद्धांत के इस ग्रंथ को आपने पढ़ लिया तो न सर्वार्थ सिद्धि के पढ़ने की जरूरत है और न तत्वार्थ वार्तिक के पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसके जो हृदय को है उसमें पंडित जी ने समाहित कर लिया है। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन पंडित महंत कुमार न्यायाचार्य का है, यहीं से प्रकाशित हुआ है, जिसके 4-5 संस्करण निकल चुके हैं। और यह ग्रंथ विश्वविद्यालयों में जहां भी जैन दर्शन का थोड़ा बहुत ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो सबसे पहले जैन दर्शन को उसमें स्थान दिया जाता है। और भी ग्रंथ है, मंदिर वेदी पृष्ठा का श्रवण विधि आदि, श्रावक धर्म विधि, लघुता विस्फोट। एक की चर्चा मैं करना चाहता हूँ यहाँ, राजा राम जैन का अभिनंदन, एक ग्रंथ की चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे संस्थान के जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर राजा राम जी जैन, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय विदुषी विद्यावती जैन ने एक ग्रंथ, शोध ग्रंथ लिखा है देवीदास विलास। इस देवीदास विलास का जो विमोचन हुआ था वो राष्ट्रपति भवन में हुआ था और शंकर दयाल शर्मा ने किया था, और यहाँ का जो विशेष साहित्य था वो राष्ट्रपति महोदय को उस समय भेंट किया गया था। तो मैं याद कर रहा हूँ उनको इस समय। पंडित फूलचंद जी शास्त्री की स्मृति में, जैसा कि अभी प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी कह रहे थे, एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इस व्याख्यान माला के लिए अर्थ की उपलब्धि कहां से, पैसे की उपलब्धि कहां से, कैसे इस संस्था इस व्याख्यान माला का आयोजन किया जाए? तो उनके सुयोग्य सुपुत्र आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन ने एक फंड की स्थापना की जिसका नाम था सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद शास्त्री फाउंडेशन। इसके द्वारा अद्यावधि 1 दर्जन से अधिक ग्रंथ निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, जब जब वर्णी संस्थान के प्रकाशनों की चर्चा होती है, द्रव्य की कमी होती है अथवा किसी नए ग्रंथ का प्रकाशन करने की योजना बनती है, तो द्रव्य कहां से आए? तो उदारता पूर्वक आदरणीय डॉक्टर अशोक जी उसने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया। एक बात और बता, इसकी शुरुआत कहां से हुई? जहां तक मुझे स्मरण है, इनकी बड़ी बहन है शांति दीदी, एक बहन है पुष्पा दीदी, एक बहन है बसंती दीदी। इनमें से शांति दीदी ने और पुष्पा दीदी ने सबसे पहले डॉलरों में अपनी जो राशि है वो उसमें सुरक्षित रखी, और उसके बाद तो अशोक जी को ऐसा रस चखा इन्होंने कि जब भी विदेश यात्रा करते हैं और वहाँ से कुछ
अतिरिक्त मिल जाता है, उस फंड में डाले बिना वो नहीं रहती। इस प्रकार से इस फंड की स्थापना हुई और उस फंड के माध्यम से जो अभी फूलचंद जी बता रहे थे, उन्होंने जो वो किया है, इसका संचालन किया है, उसमें विशेष व्याख्यान माला, उसमें मैं बतला दूं कि ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। धवल और जय धवल का सार हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं, तब क्या करें? उसके सारांश को तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री से एक प्रवचन करा, उन व्याख्यान माला में उनका व्याख्यान दिलवाया गया, जिसमें उन्होंने जय धवल और जय धवल के सार को प्रस्तुत किया। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर गणित के विश्व स्तर के प्रसिद्ध विद्वान आदरणीय प्रोफेसर एल.सी. जैन जबलपुर वालों ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। सतखंडनामा पर काम बहुत हुआ है, पंडित फूलचंद जी ने किया है और लोग भी इसमें लगे, लेकिन उसके भाषा पक्ष को लेकर के थोड़ा सा ये था कि कोई भाषा वैज्ञानिक उस पक्ष को प्रस्तुत करे तो बहुत अच्छा होगा। और उस समय निर्णय लिया गया कि सतखंडागम का भाषा विज्ञान इस विषय पर बोला जाए, किसको रखा जाए। तो सत्यरंजन जी बनर्जी कलकत्ता वाले जो भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे विद्वान थे, अब स्वर्गीय हैं, मैंने उनका दर्शन किया, लाडू में दर्शन किया, तो उन्होंने लेकर के सतखंडागम सतखंडगम का भाषा विज्ञान इस विषय पर उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। एम.डी. बसंतराज, इन्होंने गुरु परंपरा से प्राप्त जैन आगम एक इतिहास, इस पर अपना व्याख्यान दिया। प्रोफेसर राजाराम जी जैन, इन्होंने प्राचीन ज्ञान विज्ञान की अमूल्य धरोहर जैन पांडुलिपि एवं शिलालेख इस विषय पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया।